हेलो बच्चों, एक सेकेंड। हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। चलिए बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 7.1, 2, 3 इन तीनों एक्सरसाइज में जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको आगे वाली एक्सरसाइज में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आगे जितना भी हमारा पार्ट है इंटीग्रेशन का, इवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आप करोगे तो वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत बहुत बड़ा रोल है। ठीक, यदि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इस वाले टॉपिक को तो बहुत ही अच्छे से समझना है, और साथ में जो बेसिक इंटीग्रेशन है 7.1 वाली, जिसके बेसिस पे मैंने आपको 7.3 के भी पहले 13 क्वेश्चंस बोले थे करने के लिए, और मैंने कराए भी हैं, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट क्लास में लिए थे आपके। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस में आप पूरा टाइम दो, उनको समझो अच्छे से, तो आगे वाली जो इंटीग्रेशन है वो आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ पे हमें दिक्कतें आती हैं कि सच दैट हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक सिंपल सा टाइप मैंने सोचा हुआ है, जो कि हमें बुक्स में आराम से देखने को मिलेगा। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको तो हम इस वाले मेथड से कर ही सकते हैं। ठीक, तो समझते हैं कि वो टाइप क्या है। सबसे पहला इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका एक टाइप बन जाता है। टाइप 1 इज कि यदि आपका इंटीग्रेशन इस टाइप का आ जाए, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। एन कोई भी पावर है, एन इज एनी पावर, एन इज एनी पावर, एनी नंबर। बट अभी फिलहाल इस नंबर में भी मैं दो पार्ट्स बना देता हूँ। एनी नंबर में सिर्फ ये -1 नहीं है। क्या नहीं है? सिर्फ ये -1 नहीं है। उसके अलावा आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, फ्रैक्शन में, रैशन में, जैसे मर्जी। मतलब रैशनल नंबर, फ्रैक्शन में, और इरेशनल नंबर आप बोल रहे हो, इंटीजर बोल रहे हो, मतलब कोई भी नंबर अदर देन -1, अदर देन -1। तो अब इस फॉर्म में क्या करें? देखो, यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यार एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं इस इंटीग्रेशन में। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का रोल आने वाला है अब। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का क्या रोल है वो समझो। और एफ डैश एक्स आपको पता है कि डेरिवेटिव वाली टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स भी देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अब आप देखो कि यदि मैं एफ एक्स को एक नया वेरिएबल पुट कर देता हूँ, से टी, एफ एक्स को यदि मैं एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि पूरी एफ एक्स वाली जो टर्म है ना, उसको एक सिंगल नाम दे दो, लेट इट बी टी, लेट इट बी वाई, जेड, जो भी आप नाम देना चाहो। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल एफ एक्स को टी नाम दे देता हूँ। तो यदि मैं एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है देखते हैं। एफ एक्स को मैंने टी डाल दिया, तो जब ये वाली टर्म टी में चेंज हो गई है तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया है। बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना कि आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, एक्स वेरिएबल वाली टर्म को आपने टी वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसको आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी में चेंज करना होगा। एंड दैट्स वाई मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, पहली क्लास जो हुई थी हमारी, पहला जो लेक्चर आपने देखा होगा कि dx बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, बोला था ना मैंने। तो इसी वजह से dx इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दिखा रहा है, और क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया x वाली टर्म को t में, तो अब आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t दिखाना होगा।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, dx को सीधा ही dt लिख देते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, है ना। dx को आप डायरेक्टली dt थोड़ी ना लिख सकते हो, जो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है वहां से आप dx को dt में कन्वर्ट करोगे, यहां से आप dx को dt में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे? अब ये जो dx और dt है ये किसकी टर्म्स है, फिर से सोचो। dx और dt तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, कुछ ऐसा पढ़ा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद जस्ट बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई गेट इज एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ऐसे बोल सकते हो। डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे फिलहाल मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझना इस बात को। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आया, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज नाउ, दिस इम्प्लाइज इस डी एक्स को इधर भेज दिया मैंने, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ऐसे भेज दिया। एफ डैश एक्स साथ में डी एक्स आ गया इज इक्वल्स टू डी टी। बट अब से मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया है ये समझाने के लिए था, बट अब से मैं ये कहूँगा कि भाई ये वाला जो स्टेप है ना, ये बीच वाला जो स्टेप है इसको मत दिखाओ, देयर इज नो नीड टू शो इट। क्यों? हम ऐसे सोचेंगे कि एफ एक्स वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करो, सिर्फ इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स और साथ में चिपका दो डी एक्स, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डी एक्स चिपका दिया। राइट साइड में क्या होना है, टी, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा 1, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, मतलब जो वेरिएबल जिस साइड में है ना, जो वेरिएबल जिस साइड में है उसके ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो x है तो x के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे एफ डैश एक्स और साथ में क्या चिपकाओगे, d ऑफ दैट वेरिएबल, d ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक। तो dx, t का डेरिवेटिव 1 हुआ और साथ में क्या चिपका दिया आपने, dt, तो 1 इंटू डी टी, तो सिंपल dt आप लिख सकते हो। तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस स्टेप, जो सेकंड स्टेप मैंने लिखा था यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि आप ये लिखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसे भेज सकते हो। तो मैं अब से नेक्स्ट टाइम से मतलब, ठीक है, ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखने वाला हूँ इसके बाद। अब आप देखो कि यार इससे क्या फ़ायदे मिल रहा है, एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आई है, तो क्या मुझे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, यस, ये एफ डैश एक्स और ये डी एक्स, ये दोनों टर्म्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये पूरा ही क्या बन गया डी टी, और ये वाली टर्म क्या बन गई थी, इसको मैंने क्या पुट किया है टी, तो ये बन गया टी की पावर एन। सो देयरफॉर आई बिकम्स टी रेज टू दी पावर एन डी टी। अब टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, टी मतलब लाइक एक्स, क्योंकि आपका टी की पावर एन का डेरिवेटिव, सॉरी टी की पावर एन का इंटीग्रल आपको टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो आप कर सकते हो। जैसे x की पावर n का होता है, x के रिस्पेक्ट में पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, तो वही सेम सीन यहाँ पे भी तो बन गया, तो वो मैंने अप्लाई किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू मेरे पास fx है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे fx की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला था n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए तो बोला था बेटा, क्योंकि आपको पता है ना कि यदि मेरा n माइनस 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 होते ही ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अरे बेटे, अरे x की पावर n में भी तो एक कंडीशन थी ना कि n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि n माइनस 1 होगा तो केस 2 आ गया, फॉर n इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपके जो टाइप है वो कैसा दिखेगा, इसको आप टाइप 2 बोल सकते हो, आप इसको टाइप 2 बोल सकते हो। वैसे देखा जाए तो टाइप 1 ही है यार, बट एक n को एक स्पेशल वैल्यू देके मैंने उसको टाइप 2 बोल दिया। तो ये बन गया हमारे पास i बिकम्स एफ डैश एक्स, इनटू की जगह वो एफ एक्स अपॉन में आ गया। देखा जाए तो कैसे, माइनस 1 जो पावर है उसको आप इनटू में लिखोगे माइनस 1 पावर, बट अपॉन में करोगे तो सिंपल 1 पावर रह गई dx। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन नीचे है और उसकी पावर में, सॉरी उसका डेरिवेटिव ऊपर है, दोबारा सुनते हैं, यदि कोई फंक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है
तो भी आप क्या करने वाले हो, एफ एक्स जो फंक्शन है उसको आप टी पुट करने वाले हो बच्चों, सो दैट हमारा जो एफ डैश एक्स डी एक्स होगा वो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। कैसे, एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बीच में ना, बीच में आपका स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे आप डिफरेंशिएटिंग। क्या लिखोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, नहीं, सिंपल लिखो डिफरेंशिएटिंग। तो जो वेरिएबल जिस साइड है उस वेरिएबल वाली टर्म का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और साथ में चिपका दो डी ऑफ दैट वेरिएबल डी एक्स, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में तो 1 हुआ और साथ में चिपका दिया आपने डी टी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स जो ऊपर वाली टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म है क्वेश्चन के अंदर, वो तो डी टी बन गया। सो देयरफॉर आई बिकम्स डी टी और नीचे आ गया टी, और डी टी बाई टी का क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ टी, और टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ एक्स प्लस, यहाँ पे लॉग ऑफ टी आएगा और टी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी एफ एक्स। तो फाइनली आंसर आपका लॉग ऑफ एफ एक्स हो गया। अब कहानी यहाँ पे आती है कि वो क्वेश्चन में यदि वो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स या एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर कोई भी एन, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा, दे देते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो छोटी मोटी गड़बड़ क्या कर देते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म, यहाँ कोई टर्म कांस्टेंट टर्म या तो मल्टीप्लाई में नज़र आ जाती है आपको, ठीक है, या डिवाइड में, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। बट देखा जाए यार, यदि मैं कोई टर्म डिवाइड में बोल रहा हूँ ना तो वो टर्म मल्टीप्लाई में ही है। मैंने कहा कि किसी टर्म को जैसे कि फॉर एग्जांपल x को ही बोल देता हूँ मैं, x को 2 से डिवाइड करो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, x को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो बात सेम है ना। मीन्स यदि कोई कांस्टेंट टर्म इस पूरे के अपॉन में आ जाती है तो आप उसे अपॉन में कंसीडर मत करो ना, आप उसे मल्टीप्लाई में कंसीडर कर लो। इस पूरे के अपॉन में कोई नंबर k आ जाता है तो आप ऐसे बोलो कि मैंने k से डिवाइड नहीं किया हुआ, मैंने 1/k से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यदि ऑलरेडी मल्टीप्लाई में आ जाता है ऊपर तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई में ही किया हुआ है। यदि क्वेश्चन में k वाली टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है, जो कि 1/k से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस कांस्टेंट टर्म को पहले ही बाहर कर दो, ठीक है। और ऐसे इस वाले केस में भी यदि कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आती है तो मल्टीप्लाई में है तो बाहर, डिवाइड में है तो भी बाहर कर सकते हो आप, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म की टेंशन लेने की अपने को जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स को हमें कंसीडर करके रखना है अंदर की तरफ। कुछ बच्चे बड़े ही अफलातून होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म को ही सीधा उठा के बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। तो प्लीज़ वैसा तो आप मत करना यार, है ना, वैसा तो आप नहीं करोगे, आई थिंक सो, कि वेरिएबल टर्म जो है अपने पास अंदर, वेरिएबल टर्म कौन सी होती है, वेरिएबल टर्म वो होती है आपकी जिसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन चल रहा है। यदि आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो किसी भी x वाली टर्म को निकाल के आप डायरेक्टली बाहर नहीं ले जाओगे, किसी भी x वाली टर्म को डायरेक्टली बाहर नहीं ले जाओगे, क्योंकि यदि आप ये बाहर ले गए तो दैट विल बी इलीगल, जुर्म है भाई, वो बहुत बड़ा क्राइम है वो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा क्राइम आपको नहीं करना, अदरवाइज यू हैव टू पे द फाइन, मीन्स आपके नंबर कट जाएंगे, ओके। तो चलिए, तो इन दो फॉर्म्स के ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। आई इज इक्वल्स टू 2x इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4। यहाँ ये देखा करो मेनली
कि कौन सी टर्म डिफरेंशिएशन बन पाएगी दूसरी टर्म की जो हमारी इंटीग्रेशन के अंदर ही है। कौन सी टर्म, इन दोनों में से कौन सी टर्म दूसरी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन बन पाएगी, दूसरी वाली टर्म का। तो मुझे यहां पे एक बात ऑब्जर्व करने को मिल रही है साफ साफ कि यार इस वाली टर्म का डेरिवेटिव ये होता है। अब देखो यदि किसी को डेरिवेटिव ही नहीं आता तो क्या करोगे, पहले डेरिवेटिव सीखोगे। और डेरिवेटिव कहाँ सीखोगे, मैथ्स आसान है, ठीक है। तो मैथ्स आसान में डिफरेंशिएशन में जाओ, पहली 5-7 वीडियो देख लो डिफरेंशिएशन की, आपको बेसिक समझ में आ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद ही इंटीग्रेशन पे आना, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विद यूर सेल्फ कि आपको डिफरेंशिएशन आती है, एटलीस्ट बेसिक वाली आती है, देन गो टू द इंटीग्रेशन। तो आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन कर सकते हो यदि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी नहीं आती है ना, अच्छी वाली मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट पता है तुम्हें कि भाई 1 में x² का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब भी आपको पता है ना, तो आप इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर तोड़ते और फोड़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि 1 में x² का जो डेरिवेटिव है वो 2x होता है। मीन्स हमें मिल गया टाइप, कैसे कि ये हमारे पास हो गया fx और उसकी पावर में ये हो गया n। तो ये हो गया fx की पावर में n और साथ में आ गया इस fx का डेरिवेटिव, और साथ में जो dx है वो तो है ही है। अरे गेटिंग, यही तो टाइप बन रहा है, दिस इज द टाइप। और इस टाइप में आपको पता है क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए fx को t पुट करना है। तो पुट हियर 1 में x² को t, 1 में x² को t पुट किया मैंने। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी से बताओ, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। इसका डेरिवेटिव किया 2x, साथ में क्या चिपकाना है आपको dx, t का डेरिवेटिव 1 और साथ में चिपका दो dt। तो ये वाली टर्म 2x विद dx, आर यू गेटिंग, 2x dx, ये पूरी की पूरी टर्म कहाँ चले गई, dt में चले गई। सो देयरफॉर I बिकम्स, ये dt बन गया और ये बन गया t की पावर 4 dt। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, t की पावर 5 प्लस t की पावर 5/5 प्लस c t की वैल्यू डाल दो यार, 1 में x² रेज टू द पावर 5/5 प्लस c, ये हो गया तुम्हारा आंसर। हैप्पीली डन, गॉट द पॉइंट, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। I इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर अपॉन में ये x dx, log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। अब log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पता है ये तो हमें बेसिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो उससे कुछ फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पे। यस, मुझे जो अपॉन में x है ना, अपॉन वाला x, उसको आप 1/x को, नीचे वाले x को मल्टीप्लाई में कंसीडर करो ना। कैसे, इसको आप ऐसे कंसीडर करो कि दिस इज 1/x इंटू में log x का होल स्क्वायर dx। अब क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x तो यहाँ पे काम करेगा फंक्शन का fx, और साथ में जो 1/x है वो काम करेगा किसका, f' का, और ये fx में जो पावर है वो करेगी काम n का। तो दिस इज अगेन ऑफ टाइप 1। टाइप 1 ही तो दिख रहा है मुझे, फिर से दिख रहा है ना, सही है। तो अब हमारे पास क्या करें फिर, हम टाइप 1 में हम क्या करते हैं, इस टाइप में हम क्या करते हैं, fx को t। तो यहाँ पे आप पुट कर लोगे log x को t बच्चों। अब log x को t पुट करोगे तो 1/x dx बिकम्स dt। log x का डेरिवेटिव 1/x, साथ में चिपकाओ dx इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव 1, साथ में चिपकाओ dt। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। सो यहाँ पे आ गया 1/x, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो 1 में x, ये वाली टर्म, साथ में ये dx। तो
तो ये पूरा क्वेश्चन का चला गया कहाँ पे, dt में, और ये बन गया t की पावर 2, मतलब ये हो गया t स्क्वायर dt, कौन i। और जब आप पुट करते हो तो डायरेक्टली आप इसको इक्वालिटी में चलने दो और साइड में लिखते रहो पुट वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ऐसे, आप साइड में लिख के दिखा दो, बट ये नहीं कि रफ में करके दिखा दो, नहीं, फेयर में ही दिखाना है, सही है ना, आपको साथ के साथ पूरा फेयर में ही दिखाना है कि यस दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करता आते हैं, टी क्यूब बाई 3 प्लस में सी, और आई होप कि टी की वैल्यू तो अब आप आराम से पुट कर ही लोगे, लॉग एक्स का क्यूब बाय 3 प्लस सी, और ये हो गया आपका आंसर, हैप्पीली डन अगेन। ठीक है, ओके, ठीक। अब तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस टाइप के आ जाते हैं। अभी आगे देखते हैं और क्वेश्चंस की भरमार है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं, और सब्स्टिट्यूशन लगाने से कहाँ हमारी जो इंटीग्रल वाली टर्म्स हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाई होती हुई नज़र आ रही है। ठीक, अभी धीरे धीरे और आएगा, देखो दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी चीज़ें और क्लियर होंगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक और बात ध्यान रखो, आप एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लो आप। देखो ये जो इम्पोर्टेंट नोट है ना, ये सीबीएसई और बोर्ड्स में जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए है। ठीक है, जो कंपटीशन लेवल में है वहाँ पे तो थोड़ा सा और वेरिएशंस देखने को मिल जाएगा, बट यदि मैं एज पर सीबीएसई और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो ये इम्पोर्टेंट नोट बहुत ही कारगर होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक, तो कैसे, क्या है इम्पोर्टेंट नोट, कि जब आपका इंटीग्रेशन में जो टर्म होती है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसको क्या नाम देते हैं हम, इंटीग्रेंड। यस, उसको क्या नाम देते हैं, जो भी इंटीग्रेशन हमें दिया होता है उसमें जो हमारा इंटीग्रेशन होता है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, सॉरी dx, जिसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इंटीग्रेंड। जिसको हमें इंटीग्रेट करना है क्या नाम देते हैं, इसको हम इंटीग्रेंड। तो जो हमारी इंटीग्रेंड वाली टर्म होती है ना, उसमें यदि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इफ इन इंटीग्रेंड we have trigonometric term with non-linear angle, non-linear angle मतलब not in the form of ax plus b, मतलब ax plus b वाली फॉर्म में ना हो एंगल, क्योंकि देखो जब ax plus b वाली फॉर्म में होता है ना एंगल तो हमें डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन पता है, बट जब नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैंने आपको शुरुआत से बोलता जा रहा हूँ कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो तो जो उसका एंगल है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो बच्चे इतने दिनों से पजल थे कि यार क्या करेंगे यदि नॉन लीनियर हो जाएगा तो यस है ना हमारे पास मेथड, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उस एंगल को देन पुट एंगल इज इक्वल्स टू टी, उस एंगल को हम टी पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस एंगल की बलि दे देंगे और वो एंगल बन जाएगा हमारा लीनियर, टी, सिंपल। और जब वो लीनियर बन जाएगा तो फिर उसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे आराम से, क्योंकि हमारे पास 7.1 हमने अच्छे से सीखी है। ओके, एंड सिमिलर वे में यदि आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है, e की पावर और a की पावर वाली टर्म आ जाती है इंटीग्रेंड के अंदर, ऑब्वियसली इन इंटीग्रेंड जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और जो पावर है वो लीनियर नहीं है,
पावर लीनियर नहीं है, ax प्लस बी टाइप में नहीं है, देन ऑल्सो पुट पावर इज इक्वल्स टू टी। पावर को टी पुट कर दो तो आपकी जो परेशानी है उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बोला है कि ये जो आपके बोर्ड्स लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें तो बहुत यूजफुल है ही है, बट कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये काम कर जाता है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखवाए है ना बेटा, ये आपको किसी बुक में नहीं लिखे हुए मिलेंगे, ये मैंने खुद सोचा है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या मतलब जो भी CBSE वाले तो हैं उनमें तो 100% ही मान लो ऑलमोस्ट, ठीक। कोई एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाए देखने को तो बात अलग है, उसको मैं साइड कर देता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये रूल आपका काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर, जैसे कि मान लो मेरे पास आ जाता है साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ये आ गया है ना, साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं साथ के साथ है। मैंने लिखा एक्स क्यूब इंटू में कॉस टेन इनवर्स में एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 8। थोड़ा सा भयानक दिखने वाला, थोड़ा सा सिंपल दिखने वाला, तो दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे माइंड में है यार क्वेश्चन, मैंने इसलिए फटाफट से लिख लिया है, ठीक। अभी देखो कि साइन का जो एंगल है वो लीनियर नहीं है, साइन का जो एंगल है वो लीनियर नहीं है, तो एंगल को टी पुट कर लेते हैं ना, तो पुट एंगल इज इक्वल्स टू टी। एंगल को जब मैंने टी पुट किया तो ऑब्वियसली मुझे डिफरेंशिएशन तो करना ही है वहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया पहले, साथ में चिपका दो डी एक्स इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव लिखो 1, साथ में चिपका दो डी टी। अब ये देखो कि क्वेश्चन में क्या हमें ऐसी टर्म मिल रही है क्या डी एक्स के साथ साथ, क्वेश्चन में हमें मिल रहा है डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, तो यहाँ पे भी तो एक डी एक्स अपॉन में रूट एक्स बनता हुआ नजर आ रहा है डी टी की टर्म्स में। तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जल्दी से मुझे बताओ बेटा। डी एक्स अपॉन में रूट एक्स हमें मिल गया, क्या मिल गया 2 dt। अब इसको लिखने का एक वे तो ये है, दूसरा वे ये है कि आप यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई इधर बोलूँगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा कि पूरा 1/2 रूट एक्स डी एक्स आपका dt बन जाएगा, और जो यहाँ पे 2 होगा वो आपका बोलेगा कि 2 बाहर निकाल लो। बात वही है, यहाँ पे 2 dt लिखेंगे तो भी 2 बाहर आ जाएगा, तो जैसे आप चाहें, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो i बिकम्स इक्वल्स टू, क्या बन गया i बोलो, साइन ऑफ t, और ये पूरा बन गया आपका 2 dt, तो 2 निकाल दिया मैंने बाहर और रह गया dt, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। एंगल लीनियर है और जो एंगल है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखना है, dt या dx को बिल्कुल भी किसी भी स्टेप पे भूलने की गलती ही नहीं करनी हमें, ठीक। तो 2 तो एज इट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और प्लस का c। अब यहाँ पे dt मत लगा देना क्योंकि इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। -2 t की वैल्यू है हमारे पास रूट एक्स, एंगल में आ गया प्लस। गॉट द पॉइंट बच्चों, ओके। सिमिलर वे में अब इसको देखो, यहाँ पे जो कॉस वाली टर्म है, कॉस वाली टर्म, उसका जो एंगल है वो लीनियर नहीं है, कॉस का जो एंगल है वो लीनियर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा एंगल को टी पुट कर दूंगा, पुट एंगल इज इक्वल्स टू टी, पुट एंगल इज इक्वल्स टू टी। तो इसका डेरिवेटिव करो बेटा, डिफरेंशिएशन करोगे आप, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब इस पावर x पावर 4 का स्क्वायर करोगे x की पावर 8, और इनटू में चेन रूल लगाओगे tan इनवर्स का डेरिवेटिव का चेन रूल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में उस x का डेरिवेटिव जो यहाँ पे x है, इनके x की पावर 4 का, तो 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt। डिफरेंशिएशन करने के बाद अब ये देखा करो कि क्वेश्चन में कुछ टर्म्स मिल रही है क्या जो dx के साथ यहाँ पे आई हैं, तो देखो ऑब्जर्व करो, x³ मिल रहा है ये वाला, अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 मिल रहा है, dx मिल रहा है, ये सारा तो है, 4 नहीं है बस। तो क्या करोगे आप क्वेश्चन में, सीधा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर देना, इसको 4 बना देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड,
यदि आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोल सकते हो यार कि ये हो गया 1/4 बाहर, ये सारा dt बन गया, ये बन गया cos t dt इंटीग्रेशन